गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज हैव यू सीट। थैंक यू सर। और साकेत कैसे हैं? सर ठीक हूँ। यू आर कंफर्टेबल? जी सर। गुड। आपका अभी वर्तमान में आप यूपी सरकार में कहीं एम्प्लॉयड हैं? किस पोस्ट पे हैं आप? सर राजस्व लेखपाल के पद पर प्रयागराज में कार्यरत हूँ। अच्छा, प्रशासन के किस स्तर पे है ये? क्या तहसील लेवल पे है या उसके ऊपर होता है? ये तहसील लेवल का पद है। तहसील लेवल की तहसील में कितने लेखपाल हैं आपके यहाँ? सर लगभग 100 के आसपास। एक तहसील में? और आपकी तहसील में कुल कितने गांव हैं? सर एग्जैक्ट मुझे नंबर इसका नहीं पता है सर। अच्छा, लेकिन एक लेखपाल 5 से लेकर 10 गांव तक का मतलब कार्यभार देखता है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं और हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं कि लेखपाल एक ऐसा पोस्ट है जो ओवरबर्डेंड है। जी सर। कि बहुत ज्यादा उसको काम दे दिया गया है जो कि शायद एक आदमी के लिए संभव नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा क्या काम है इतना ज्यादा रेवेन्यू के अलावा जो कि आपको लगता है कि लेखपाल के लिए थोड़ा टफ हो रहा है? सर लेखपाल का काम बहुआयामी है। जैसा आपदा प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, या सरकार की कोई योजना है उसके लिए अगर उसके गांव में ज़मीन का आवंटन करना है तो लेखपाल का उसमें कार्य होता है। या कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने में भी लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाया जाता है सर। तो सर इस वजह से काफ़ी बर्डन रहता है सर। लेकिन लेखपालों की संख्या सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि, और तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो धीरे धीरे बर्डन कम किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म सुने हैं आप? जी सर। क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म का ये घटना या फिनोमेना क्या है? सर क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि जो उद्योगपति हैं या पूंजीपति हैं उनके द्वारा सरकार पर जब प्रभुत्व हो जाता है, सरकार के नीतियों को प्रभावित करने लगते हैं, तो इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। अच्छा, डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट भी एक बड़ा प्रचलित शब्द है आजकल। सर इसके बारे में पढ़ूंगा, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, आजकल ये भी कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था और बजट की तैयारी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की बजाय दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से कराई जाए। तो इस बात का क्या मतलब है? क्या तात्पर्य, क्या मांग की जा रही है इस बात में? सर इसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भारत की नीतियों का निर्माण हो वो भारत के लोगों के द्वारा किया जाए, ना कि विदेशी विदेशी प्रभाव से किया जाए। तो सर इसका मतलब मैं यही समझ पा रहा हूँ। किसका है विदेशी प्रभाव भारत की नीतियों को बनाने में? सर जैसा कि कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, अगर उनका प्रभाव है तो भारत की समस्याओं को पूरी तरह समझते नहीं हैं, जो भारत की प्राथमिकताएं हैं। तो अगर वो नीति निर्माण, बजट निर्माण में सहयोग करते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव नहीं रहता सर। अच्छा, ठीक है। इनकम टैक्स तो आपने सुना होगा। जी सर। भारत की इनकम टैक्स कलेक्शन का टोटल जीडीपी में शेयर कितना है? मतलब अंदाजा लगा सकते हैं? सर सॉरी सर, इसको मुझे ठीक है, जानना। ठीक है। तो क्या ये विकासशील देशों में भारत का जो टैक्स का कलेक्शन है, इनकम टैक्स का जो शेयर है जितना भी 3.9% है, तो क्या ये शेयर विकसित देशों की तुलना में कम है या ज्यादा है? आपको क्या लगता है, क्या इसकी परिस्थिति बन रही है भारत में? सर इसके बारे में मैं भी अवेयर नहीं हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। नहीं, ठीक है। टैक्स टेररिज्म पे कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या है टैक्स टेररिज्म? सॉरी सर, मैं इसको पढ़ूंगा सर। ठीक है, ठीक है, प्लीज सर। ताकि आप लेखापाल के पद पर हैं कि लेखपाल? लेखपाल सर। लेखपाल क्या काम है लेखपाल का? तो लेखपाल का काम प्रमुख रूप से यह है कि उसके गांव में कौन कौन सी फसलें बोई हैं इसके बारे में सरकार को सूचित करना, या आपदा के दौरान, सूखा या बाढ़ के दौरान अगर कृषि में कोई आपदा की वजह से नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए कंपनसेशन देती है, तो उसके बारे में रिपोर्ट लगाना। और जो ज़मीन विवाद होते हैं उनको समाधान करना। सरकारी भूमि पे अगर अतिक्रमण कोई कर रहा है तो उसके बारे में सरकार को सूचित करना। और राजस्व भूमि का रिकॉर्ड लेखपाल नहीं देखता क्या? हाँ सर, देखता है सर। पहला काम तो यही है ना लेखपाल। हाँ जी सर। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि देखिए, आपके यहाँ यूपी में क्या भू भाटक कहते हैं? लैंड रेवेन्यू को क्या कहते हैं? पर खसरा भू राजस्व। भू राजस्व। कलेक्टर पद बनाया इसलिए गया था कि भू राजस्व जो मिलता था उसको कलेक्ट करता था, है ना? जी सर। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अब तो भू राजस्व आता नहीं है, बहुत कम आता, 15 रुपए 20 रुपए यही कलेक्ट करते हैं, उसे कलेक्ट भी नहीं करते, शायद आप लोग जेब से दे देते हो, है ना? जी सर।
तो आपको नहीं लगता ये कलेक्टर शब्द को खत्म कर देना चाहिए? वो तो रेवेन्यू कलेक्शन करता नहीं है। सर जो कलेक्टर पद है वो उस समस्त जिले का राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, और जितनी भी सरकारी संपत्तियां होती हैं उनका भी वो रख रखाव करता है, उनका लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करवाता है सर। तो अगर सर टैक्स कलेक्शन मतलब जो ज़मीन से होने वाली लगान है उसकी मात्रा भले कम हो रही है, लेकिन सरकारी ज़मीन का मेंटेन करना। आपके 5 गांव में कितनी आप लगान देते? सर मैं केवल 1 महीने कार्य किया हूँ, तो सर इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं, मैं इस समय अवकाश पे हूँ सर। आपने केवल 1 महीने का? जी कोई सर। बात नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक क्षेत्र, वहां की कुछ समस्याएं, और इलाहाबाद से ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है ना? क्या समस्या है? सर वो एक पठारी एरिया है जो जिस वजह से वहाँ पे उर्वर भूमि नहीं है, तो कृषि कार्य वहाँ नहीं हो पाता है, ठीक है। और वहाँ वर्षा भी कम होती है। और वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो या एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो, वो बहुत कम है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ कम होती है, तो उस वजह से बेरोजगारी की समस्या भी प्रमुख समस्या है सर। बेरोजगारी प्रमुख समस्या है, कृषि में लाभ का धंधा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये पृथक बुंदेलखंड की मांग भी उठती रहती है। जी सर। कहते हैं झांसी उसकी राजधानी होगी, है ना? महोबा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र लेके अलग राज्य बनाएंगे। आपको लगता है अलग राज्य बना देना चाहिए? क्योंकि बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज भी लेकर आए थे, उसका भी कोई प्रभाव नहीं दिखा। सर मेरा मानना है कि अलग राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच के तहत बुंदेलखंड को विकास किया जाना चाहिए। कैसे करें? किया तो था, स्पेशल पैकेज भी लाए थे करोड़ों रुपए। जी सर। सर जैसे बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावना है, वहाँ ऐतिहासिक किले हैं, मंदिर हैं, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में उसको डेवलप किया जा सकता है, और वहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे के सर उसको जोड़ा जा सकता है। सरकार ने इसके लिए जो उत्तर प्रदेश की राज्य पर्यटन नीति 2022 है, उसमें बुंदेलखंड एक सर्किट बनाया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसका क्या हुआ? सर केन बेतवा लिंक ये बुंदेलखंड के लिए बनाई गई थी। हाँ जी सर। हाँ। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से ये लिंक। क्या प्रोग्रेस है उसका? सर अभी उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, तो अब उसका निर्माण शुरू हो रहा है सर। अभी शुरू हो रहा है? जी सर। कब परियोजना आई थी? सर एग्जैक्ट मुझे सर पता नहीं, लेकिन 2023 या 24 में आई थी। अभी उसका अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आपको बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिले महोबा का डीएम बना दिया जाए, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? आपने ये जो बुंदेलखंड पे एक दाग लगा हुआ है कि विकसित नहीं है, पिछड़ा है, हाँ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, शराब की समस्या है लोगों में, है ना, सामाजिक कुरीतियां हैं, इसको कैसे ठीक करोगे? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि बुंदेलखंड में प्रमुख समस्याएं कौन हैं, फिर उसके हिसाब से मैं सेक्टर वाइज अलग अलग रणनीति बनाऊंगा, और और महोबा में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए मैं एक वो तो होलिस्टिक। सभी लोग करेंगे यार, वो तो सबका काम है। आप अलग से क्या अप्रोच रखोगे? सर वहाँ जितनी भी संभावनाएं हैं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, चाहे वो सोलर प्लांट लगाना हो, उस दिशा में सर मैं बेहतरीन काम करूंगा सर। अच्छा, वर्मिन्स सुने हैं आप? क्या सर? वर्मिन्स सर सॉरी सर, मैं नहीं सुना। एक और समस्या है आपके क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, कि कुछ जंगली जानवर किसानों के खेत खराब कर, फसल खाए, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके शिकार करने के लिए परमिशन देती है। वाइल्ड लाइफ को मारा नहीं जा सकता, शिकार नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पेशल एक्ट लाई है उत्तर प्रदेश सरकार वर्मिन्स के लिए। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर सॉरी सर, मैं इसको पढ़ूंगा सर। आपकी हॉबी क्या है? सर वॉकिंग करना और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करते हैं? क्या करते हैं मेडिटेशन में? सर मैं ईसा क्रिया करता हूँ। हाँ, ईसा क्रिया। ये क्या होता है? सर ये इसमें 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, और सांस लेते समय ये मन में बोला जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और जब सांस छोड़ा जाता है तो मैं आत्मा भी नहीं हूँ। हाँ?
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, हाँ। ये विचार मन में लाया जाता है। और उसके बाद द्वितीय चरण में इसमें आ की आवाज निकाल के पूरे शरीर को में वाइब्रेशन किया जाता है। और तीसरे चरण में भावों के बीच में ध्यान लगाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए जरा, मतलब सांस की क्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हाँ जी सर। तो रेचक और कुंभक सुना है आप? जी सर। क्या है? पर रेचक जो सर एग्जैक्ट मैं भी अंतर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये श्वास, प्राणायाम क्या होता ये प्राण का मतलब सर होता है श्वास, और आयाम का मतलब नियंत्रित करना, तो सांस को नियंत्रित करने की क्रिया प्राणायाम कहते हैं। जी सर। है? प्राणायाम तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेजेस बताए महर्षि पतंजलि ने, बता सकते हैं? जी सर, वो अष्टांग योग का मार्ग उन्होंने बताया है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग मार्ग। आसन कहाँ चले जाए? जी सर, इसी में बीच में आसन भी आता है सर। आपके कौशाम्बी प्रयागराज इतिहास से इनका कोई संबंध है? जी मैम। बताइए। कौशाम्बी जो महाजनपद काल में एक महाजनपद था वत्स, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और वहाँ के राजा उदयन उसके प्रमुख शासक के रूप में थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफी प्रतिष्ठा प्रदान किया था मैम। क्या जैन धर्म भी यहाँ प्रचलित हुआ था? यस मैम, जैन धर्म। और प्रयागराज का कुछ इतिहास हो? प्रयागराज में वैदिक काल से एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नगरी रही है। और ये माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था वो प्रयागराज से किया था, तो उस वजह से इसका सांस्कृतिक महत्व है। प्राचीन काल से लेके अब तक भूमि राजस्व में क्या क्या सुधार किए गए हैं? प्राचीन काल में जैसे वैदिक काल में एक भू राजस्व कर था जो स्वैच्छिक था, जिसको बलि कहते थे। उसके बाद ही मौर्य काल और गुप्त काल में इसको बाध्यकारी बना दिया गया, क्योंकि समस्त भूमि के स्वामी हमें राजा होता था, तो अपनी जनता से भू राजस्व लेते थे। और यही प्रक्रिया मध्य काल में भी रही, लेकिन कुछ कर स्वैच्छिक बनाए गए, कुछ जिनका वसूली जबरन किया जाता था। तो विशेषकर अकबर और फिरोज शाह तुगलक के समय में कैसा था? अकबर ने टोडरमल को भू राजस्व विभाग का प्रमुख बनाया था, तो उन्होंने एक 10 साला बंदोबस्त शुरू किया था, जिसमें पूरी जमीन को मापन किया जाता था और उसमें कितना उत्पादन होता था इसका अनुमान लगा के 10 साल के लिए एक भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था, उसका कलेक्शन किया जाता था मैम। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक की क्या थी पद्धति? फिरोज शाह तुगलक के बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। और आधुनिक इतिहास में क्या परिवर्तन आया फिर इसमें? जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने रैयतवाड़ी, जमींदारी और महाड़वाली 3 अलग अलग पद्धतियां शुरू की, जो पूरे भारत को कवर करती थी। पूरे भारत को कवर करती थी? यस मैम। आप तीनों पद्धति के बारे में बता सकते हैं? जो रैयतवाड़ी प्रथा थी वो दक्षिण भारत में शुरू की जाती थी। उसमें भूमि का स्वामी किसान स्वयं होता था और वो स्वयं सरकार को टैक्स देता था। पूरे दक्षिण भारत में थी ये रैयतवाड़ी या कुछ केवल कुछ क्षेत्रों में थी? जो दक्कन के एरिया है, मतलब भारत के 51% भूभाग पर वो प्रथा शुरू थी। और महाड़वाली जो प्रणाली थी वो पश्चिम भारत में थी, और इसमें जो गांव का मुखिया होता था वो राजस्व देने के लिए सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था। और जो जमींदारी प्रथा थी, इसमें भूमि का मालिक जमींदारों को बना दिया गया था, और जमींदार जितना टैक्स कलेक्शन करते थे उसका उसका 10/11वां भाग सरकार को देते थे और 1/11वां भाग स्वयं रखते थे। एक्सीलेंट। आपने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर सुना है? सॉरी मैम, मैंने नहीं सुना। आर्टिकल 44 और यूसीसी को आप कैसे कोरिलेट करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को? सॉरी मैम, एक बार क्वेश्चन। आर्टिकल 44 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन दोनों को कैसे कोरिलेट करेंगे आप? आर्टिकल 44 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा, तो मैम उसको क्यों जरूरी है यूसीसी को लागू करना? इसकी आवश्यकता क्यों? वर्तमान में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अलग अलग जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके पर्सनल लॉ अलग अलग हैं, जिस वजह से कानून में काफ़ी जटिलता है और इससे न्यायपालिका में भी कि जो निर्णय देने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो एक सरल प्रक्रिया बनाने के लिए और एक देश एक कानून की विचारधारा की वजह से इसको लागू करने के लिए विचार विमर्श शुरू हो गया है।
अगस्त मंथ के आप कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स बताइए और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? मैम 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, और जो 20 अगस्त है उस दिन विश्व रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है, और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस भी है 20 अगस्त को। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण हो? 7 अगस्त को मैम राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है, और इतना ही मैं भी याद कर पा रहा हूँ। आपका जन्मदिन उस दिन है? यस वो मैम, महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? यस मैम, महत्वपूर्ण 20 अगस्त को है। ठीक, ओके। थैंक यू मैम। संकेत साकेत जी, साकेत सिंह है ना आप? जी सर। ये मैडम ने जो आपसे पूछा, तो आपने कहा कि एक होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ ना? आपको क्या लगता है कि जो इससे जो इंडिया का डिवर्सिटी कल्चर है, खास करके सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, ये कॉम्प्रोमाइज होता है कि नहीं? सर यदि ये यूसीसी, आपने सपोर्ट किया यूसीसी को, तो जवाब से लगा ऐसा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, ये कह रहा हूँ कि यदि वैसा होगा तो जो इंडिया में जो डिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, खास करके जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्प्रोमाइज होगा। सर इसमें जो अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं उनके पर्सनल लॉ हैं जो भारत की डाइवर्सिटी को दिखाता है, तो इसके लिए हमें सभी धार्मिक समुदायों से या जनजातियों से व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए, और उसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए सर। चलिए, अब अभी वर्तमान जो सरकार है, संघीय सरकार, भी सुने होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। जी सर। आपको कितना लगता है ये आपकी नज़र में सही है कि गलत है? सर वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अगर लागू होती तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव ये है कि एक साथ चुनाव होने से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, तो उससे सरकार को नीति निर्माण में कई बार देरी हो जाती है, तो वो प्रक्रिया में सुधार आ जाएगा। और जैसा जो टीचर्स हैं या जितने सरकारी स्टाफ हैं, वो बार बार चुनाव करवाने की वजह से उनका कार्य प्रभावित होता है। सिक्योरिटी फोर्स को इधर से उधर लाने में लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ जाती है सर। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार की जवाबदेही होती है वो भी प्रभावित होने का आरोप लगाया जाता है, और राष्ट्रीय मुद्दे अगर हावी हो जाएंगे तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाएगा। कि हर एक स्टेप का दिस एंड दैट होता है, मतलब क्रॉस कॉन्स दोनों होता है जी सर। हर एक स्टेप का। आपके नज़र में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? सर मेरा पर्सनल विचार यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ आधे राज्यों का चुनाव एक साथ हो, और 2.5 वर्ष के पश्चात आधे राज्यों के एक साथ हो, इसमें दोनों के बीच बैलेंस हो सकता है। ठीक है। आपने राम जानकी एक्सप्रेस वे के बारे में कोई जानकारी है आपको? राम जानकी एक्सप्रेस? राम जानकी एक्सप्रेस, आप इलाहाबाद के हैं ना? जी सर। अयोध्या तो बहुत दूर नहीं है इलाहाबाद से। जी सर। तो राम जानकी एक्सप्रेस वे के बारे में कोई आइडिया है आपको? मैंने कल ही अखबार में पढ़ा, सर सॉरी न्यूज था अखबार में। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये अयोध्या से एक्सप्रेस वे 4 लेन का निकलेगी, नितिन गडकरी जी ने मान्यता दिया, और ये बिहार का सिवान से होते हुए ये सीतामढ़ी होते हुए पूरा जो रामायण कॉरिडोर है नेपाल के जनकपुर तक 4 लेन का एक्सप्रेस वे चाहिए। आप कोई बात नहीं। 2-3 दिन से अमेरिका छाए हुआ है न्यूज में, भारत के अखबार। तो अमेरिका का कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा 2-3 दिन के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया? सर अमेरिका में 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण लिया है। उसके शपथ लेते ही उन्होंने कई फैसले किए हैं, उस वजह से अमेरिका इस समय चर्चा में रहा है सर। उनका प्रमुख फैसला ये है कि जैसा वो WHO से बाहर हो गए हैं,
और पेरिस क्लाइमेट डील से भी बाहर होने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है, और जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम भी बदलने के लिए वो इस कारण बता सकते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट डील है से बाहर होने का क्या लॉजिक, क्यों? आखिर उनको तो अपने जनता को कन्विंस किए होंगे ना कि मैं इस कारण से बाहर हूँ। उनका मानना ये है कि इसमें जो क्लाइमेट फंडिंग है उसमें अमेरिका जैसे विकसित देशों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, जबकि वर्तमान समय में चीन जैसे अन्य देश जो औद्योगिक देश हैं वो ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फंडिंग करना चाहिए। फंडिंग से ज्यादा परेशान है कि क्लाइमेट डील से जो उनके देश के अंतर्गत हमारे देश के अंदर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होना चाहिए, उस पर उसके कारण से जो रोक लगेगा उससे ज्यादा परेशान। जी सर, एक कारण ये भी है। कारण ये भी है। जी सर। और ये जो सिचुएशन है, मतलब वो जो इससे बाहर आ, इसका प्रभाव भारत पर पॉजिटिव पड़ेगा कि निगेटिव पड़ेगा? सर इसके नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव ये हो जाएगा कि उसके बाहर होने से भारत अपने जो क्लाइमेट फंडिंग है उसको बढ़ा सकता है, तो वैश्विक स्तर पर भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको मजबूती मिल जाएगी सर। और इसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि क्लाइमेट फंडिंग होने से जो जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं उन पर क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो ग्रीन एनर्जी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो एक सामूहिक प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन को रोकने पर उसमें झटका लग सकता है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आपका काम लैंड से रिलेटेड है, यद्यपि मेरा प्रश्न का संबंध डायरेक्ट उस आपके काम से नहीं है, लेकिन चूंकि आप लैंड से रिलेटेड काम करते हैं इसलिए जवाब दे सकते। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को चकलाबंदी करना चाहिए कि नहीं? चकलाबंदी समझते हैं? चकबंदी। हाँ, जी सर। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर, चकबंदी करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो छोटे छोटे भूमि होते हैं उनको इकट्ठा करने तो से सरकार क्यों नहीं कर? 1950 में चकबंदी एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, उस वजह से बहुत सारे जिलों में इसका क्रियान्वयन किया गया है सर। तो फिर ठंडा के ऊपर सर इसके मतलब इसकी जो प्रगति है उसके नकारात्मक प्रभाव होने के कारण इसमें इसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्या नकारात्मक? क्योंकि जो किसान होते हैं उनका अपने भूमि से पैतृक लगाव होता है, तो अपनी जमीन वो देना नहीं चाहते हैं, और जब तक कोई किसान जमीन देगा नहीं तो उसको कंसोलिडेशन नहीं किया जा सकता। और जो किसान होते हैं उनकी कुछ भूमि उर्वर होती हैं, कुछ में उत्पादकता कम होती है, तो अगर वो देते भी हैं तो जो बंजर भूमि होती है उसको देना चाहते हैं, तो इस वजह से जब किसानों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन में भी हो सकता है ना? जी सर, प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी एक इसका प्रमुख कारण रहा है, उस वजह से सरकार इसको अभी छोड़ दी है। साकेत जी सर। अभी यूनिफॉर्म की बात हो रही थी। अपने देश में कई ऐसे फोर्सेज हैं जो यूनिफॉर्म में रहते हैं, यहाँ तक कि जो पुलिस भी यूनिफॉर्म में रहती है, मिलिट्री भी रहती है, नेवी भी रहती है, एयरफोर्स भी रहती है। क्या कारण है कि इनको यूनिफॉर्म ही रखा जाता है एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या कारण? सर जैसे अगर पुलिस को यूनिफॉर्म में रखने का मतलब ये हो सकता है कि जो जनता है उसको ये पता चलता है कि सामने पुलिस पर्सनल है, तो उसके वजह से जो लाइन आर्डर है उसके प्रति एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है कि मेंटेन। तो डॉक्टर भी पहनते हैं। इससे एक यूनिफॉर्मिटी आती है और एक विशेष पर्सन, एक विशेष प्रोफेशन के प्रति एक जो सम्मान की भावना है वो भी इससे जुड़ी होती है सर। अच्छा, आपकी हॉबी है वॉकिंग? जी सर। वॉकिंग करने से या वॉकिंग करते वक्त आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? आई मीन मेंटल और फिजिकल दोनों। सर फिजिकल एक्टिविटी तो यही है कि मैं जब वॉकिंग करता हूँ तो मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ, और इससे मेरी जो बॉडी है वो उसमें फिटनेस आती है। और इसमें मेंटल ये है कि मैं अपने मतलब जो डेली का शेड्यूल है वो भी इसके माध्यम से बना लेता हूँ, और मुझे मेंटल पीस भी मिलती है कि मैं अपनी हॉबी को परस्यू कर पा रहा हूँ। कितने देर करते हैं?
सर लगभग आधे घंटे में करता हूँ। तो उसमें कितनी कैलोरीज बर्न होती होगी? सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया? एक दिन में कितनी कैलोरीज एक स्वस्थ इंसान को लेना चाहिए, मेल फीमेल को? सर 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी। जी सर। और फीमेल को? 1800। तो उनमें कम लेना चाहिए। जी सर। अभी आपने जो ओबेसिटी का न्यूज़ पढ़ा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट है, तो क्या मानते हैं आप? सर इसमें दोनों कारण प्रमुख हो सकते हैं। जो फूड हैबिट्स है वो समय जो फास्ट फूड की कल्चर बढ़ गया है तो लोग उसको ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, विशेषकर बड़े शहरों में। और लाइफ स्टाइल है कि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है तो ओबेसिटी सर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे विकसित जिला है वो कौन सा है और उसके पीछे क्या क्या कारण है? सर विकसित जिला के क्षेत्र में अगर एनसीआर रीजन को देखा जाए या जो लखनऊ है उसको मान सकते हैं, और विशेष रूप से नोएडा गौतम बुद्ध नगर ज़्यादा विकसित है। इसके पीछे कारण ये है कि ये एनसीआर रीजन में है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और तो इस वजह से यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है सर। तो इस वजह से वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ के रोज़गार के अवसर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लोग वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं? जी सर। न्यूज़पेपर का सॉरी कौन सा वो पन्ना है, पेज है जहाँ पे विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं? सर सॉरी मैं इसे अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा तात्पर्य ये है, जैसे ये न्यूज़पेपर है इसको हमने पलटा, सभी पेजों पे अमूमन विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन तो समझते हैं, एडवर्टीजमेंट। सर जो संपादकीय वाला पेज होता है। ऐसा क्या है, क्या कारण है? सर सॉरी मैं चलिए अंतिम प्रश्न है, आप एक बेहतर प्रशासक बन सकते हैं। बेहतर प्रशासक के लिए जो हरजूज होनी चाहिए, जो गुण होनी चाहिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सर एक बेहतर प्रशासक का प्रमुख गुण यह है कि कोई कार्य को करने से पहले वो एक बेहतर प्लानिंग करे। कहा भी जाता है गुड प्लानिंग इज हाफ डन। और दूसरा वो कोई भी निर्णय ले तो ऑब्जेक्टिव तरीके से ले और न्यूट्रल होकर काम करे। और तीसरा यह है कि उसमें कंपैशन भी होना चाहिए कि वो लोगों की समस्याओं को समझे ताकि वो एक पूरे मनोभाव से उसको काम करे सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, एक दोस्त आपके पास सवाल और है यार। निजी संपत्ति क्या मूल अधिकार है? सर ये पहले शुरुआत में मूल अधिकार इसको बनाया गया था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ठीक है, सरकार अगर लेना चाहे किसी की जमीन तो क्या उससे पूछने की आवश्यकता है? सर अगर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सरकार भूमि लेती है तो इसके लिए सर पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जैसा हाईवे बनाना है या कोई अन्य चीज तो सरकार बिना पूछे भी ले सकती है। इस मुद्दे से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, भले एक ही महीना है, एग्जाम दिया है, तैयारी किया है, तो एग्जैक्टली लीगल पोजीशन क्या है कि अगर मुझे किसी की जमीन लेनी हो, जैसे मैंने चकबंदी फिर से लागू की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी बार चकबंदी हुई है अब तक आजादी के बाद? सर मुझे लगता है एक ही बार हुई है। आपको लगता है एक ही बार हुई है? जी सर, मैं ठीक इसके बाद है। देख लूंगा सर। किसी की जमीन लेना है, किसी भी कारण से लेना, और डीएम कहता है जमीन चाहिए हमें, तो क्या कोई व्यक्ति कह सकता है हम नहीं देंगे? सर अगर सार्वजनिक प्रयोजन और विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है तो इसके लिए सर मुझे लगता है कि वो सरकार ले अच्छा, सकती इसी है। निजी संपत्ति, ठीक इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय अभी 15 दिन पहले, 16 दिन पहले आया है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या हुआ है? आर्टिकल 39B से कनेक्टेड एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इसी लैंड को लेके दिया था। सर मैं इसको देख लूंगा अभी सर, मैं पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जी सर। एक बड़ा अधिनियम है हमारा जो इस पे डील करता है सारे मामलों। उसमें एक चीज है कि अगर गांव वाले जमीन देते हैं तो हम जमीन लेंगे। कितने % ग्राम पंचायत के लोग अगर जमीन देने पे सहमत हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए लोगों से सहमति की आवश्यकता नहीं होती। क्या उसमें ऐसा कुछ नियम पड़ा जानकारी है? नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। साकेत, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। sir, बैठिए, हम thank you. फीडबैक के लिए बुलाते हैं। मैं सर आ जाओ साकेत, बैठो। ये आपका पहला इंटरव्यू होगा यूपीएससी में? सर दूसरा है। अच्छा, हाँ दूसरा है। इस पे पहली बार कितना नंबर आया था? सर 145। तो इस बार कैसे इंप्रूव हो जाएगा? कुछ किए हो नया?
जी सर। पर्सनालिटी में कैसे, तुमको देख के पहला इंसान क्या फील करेगा? कभी पूछा है अपने दोस्तों से कि यार मुझे बैठता हूं बतियाता हूं, तो व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट थिंग विल कम इनटू योर माइंड अबाउट मी? फिर पूछा था। ठीक है, देखो आए तो पीछे ऐसे पे कुर्सी पे नहीं बैठना है, पीछे ना, पीछे पीठ तो लगाना ही नहीं है भाई। पहले तो ये जानो तुम बाबा नहीं हो, हम बाबा हैं यहाँ, तुम जहां हो वहां रहना। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, बातों से, किसी भी तरीके से यू मस्ट नॉट कम्युनिकेट टू द बोर्ड कि तुमको आता है या तुम कम नहीं हो। बॉडी लैंग्वेज अनजाने में ही सही, कभी कभी केयरलेस है, मे बी डिसरिगार्डिंग है, लगता है कि नहीं तुम मुझसे पंगे ले रहे हो, बोर्ड के साथ नहीं करना। दे आर वेरी सीरियस, वेरी सीनियर एंड वेरी रिस्पेक्टेड पीपल। तुम्हारा इंटेंशन नहीं हो, इंटेंशन नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे वो इलाहाबादी तरीका जो टिपिकल है ना, तुम्हारे और जैसे बैठे उससे थोड़ा महसूस हो रहा था कि थोड़ा दम, समझते हो दम, हाँ वैसा कुछ लगा। एक्चुअली तो बॉडी वो- लैंग्वेज कसी हुई नहीं है, तो ढोंगल है काम, हाथ इधर जा रहा है, दिमाग उधर जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा। ये शर्ट और टाई तो नया आएगा ना उस दिन, यही पहन के जाओगे, जी सर। यही वाला, जी। ये बंद कर लेना हाँ सर, इसको बंद कर है लो। ना, और ये ऊपर चढ़ा लेना, नया ले सकते हो तो नया ले लेना शर्ट, हाँ सर, सर दूसरा है सर। है ना। हाँ। हाँ ठीक है, क्योंकि उस दिन के लिए सब नया कर लेना है, ठीक सर। और पीछे कभी नहीं बैठना है हमेशा। यू हैव टू बेंड 5 to 10 degrees आफ्टर योर बैक, ये रहना है। और सवाल ये से तुम्हारे नेचुरल तरीका है, राम जानकी एक्सप्रेस, बोले राम जानकी एक्सप्रेस तुम्हारे मुंह से, अरे यू कैन नॉट क्वेश्चन ना। देखो दिक्कत कहाँ है, सर ने भी यही बोला है कि जानकारी में दिक्कत नहीं है, हम डाउट में पड़ जा रहे हैं कि क्या करें। डाउट में पड़ रहे हैं तुम्हारे जवाब से नहीं, ओवरऑल मैनरिज्म जो है ना, वो हम एक मिक्स रिजल्ट दे रहा है। और इतना बड़ी पोस्ट पे, हम प्रशासनिक अधिकारी पे जब बोर्ड आपको सेलेक्ट करता है, वन थिंग वी डोंट वांट कि वो आदमी थोड़ा सा सोचे कि हम बहुत हैं, बड़े हैं। यही तो गेम है यहाँ। आपने अपने अधिकारियों को देखा होगा, पीसीएस वालों में जितना टसन है उतना आईएएस में आपने नहीं देखा होगा। करे कुछ भी लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। तो कूल काम वाला जो एटीट्यूड है, दैट इज यू हैव टू कैटर एंड कैरी ऑन इन द इंटरव्यू। सर प्लीज, अगर आपको कुछ और कहना हो। अपनी बैक को टाइट रख ले, ऐसे बैठ, ये तरीका है। ठीक है? हाँ, हाँ, ये तरीका है। कीननेस है ना, ये उत्सुकता, उत्सुक बच्चे हो ना, उत्सुक बनना है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होना चाहिए। हाँ, बैक को बेंड होगा, इसका मतलब यू आर बेंडिंग। ठीक है, बाकी ठीक है। अच्छा है, लेकिन जो 3-4 बातें हैं ना उस पर अच्छे से फोकस करके करना है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, आपने ऑलरेडी कई सारे इंटरव्यू हाँ। दे चुके हैं, बट इसका मतलब है कि रिपीटेडली यू आर डूइंग सेम मिस्टेक्स। क्योंकि मैंने जो तुमको नंबर Okay. दिया है वो तो पता नहीं था 145 मिला, हमने जो नंबर दिया है क्लोज टू डैट उतना ही है। तो आपको उस पर काम इसका करना है। मतलब है कि तुमने नॉलेज कुछ भी नहीं बताओगे, अपना डेमिनर ठीक रख लोगे, पर्सनैलिटी सही प्रेजेंट कर दोगे, उससे ही आपको 170-60 मिल जाएंगे। 65 पे पहुंच जाओगे यार, बिना कुछ किए, सीधे बैठे बैठे 65 पहुंच जाओगे अगर शांत रह गए तो। तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ थॉट था, प्रेजेंटेशन भी ठीक था, वो जो हम लोग बार बार कर रहे हैं डिवीनर ना, वो थोड़ा ठीक और improve। अच्छा है, बाकी आपका नॉलेज अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटरव्यू कब? 7 फरवरी को। एनफ टाइम यू हैव। थोड़ा 1-2 बार घर में बैठो और मतलब मिरर के पास बैठ के थोड़ा इसको ठीक करो। ठीक है, वो ठीक है, लगातार सब मौक एक- देते रहने के चाहिए। हाँ हाँ, ठीक। ओके, प्लीज प्लीज, बेस्ट ऑफ लक है हम लोग की तरफ से। थैंक यू। उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, अगली बार यहाँ नहीं बैठोगे, सीधे अब जॉब में जाओ। ठीक है सर, चलो ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके।